Good morning all of you. Welcome to e-learning class of chemistry. आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, कल तक हमने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक ठोस है, ठीक है। जैसे कि हमने गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है और भी हमने ठोस देखे हैं। तो कोई भी ठोस जो होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, निश्चित होती है, ठीक है। और उसकी इस त्रिविमीय निश्चित स्ट्रक्चर जो होती है, इसको ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, जो कि परमाणु भी हो सकते हैं इन केस ऑफ नेटवर्क ठोस, आयन्स हो सकते हैं इन केस ऑफ आयनिक ठोस, ठीक है, कि त्रिविम में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ठोस का क्रिस्टल जालक है। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, मतलब कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए, पहला है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। देखिए आप, जैसे कि ये क्रिस्टल जालक है, ओके, इसमें मैंने डॉट बनाए हुए हैं, बिंदु बनाए हुए हैं, तो इस प्रत्येक बिंदु को हम बोलेंगे क्या, इनको हम बोलेंगे जालक बिंदु, ओके। ओके, नेक्स्ट है प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है जो कि परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। देखिए हम, जैसे कि इसमें जो ये जालक बिंदु है, ये दिखाते क्या है, ये दिखाते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, ओके, ये अवयवी कण हैं। ये परमाणु भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है। जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था से ही जालक की ज्यामिति निर्धारित होती है। देखिए, अब इन जालक बिंदुओं को हम क्या करते हैं, सीधी रेखाओं के द्वारा हम जोड़ते हैं और इनके जोड़ने पर जो भी स्ट्रक्चर आती है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये एक सॉलिड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ओके, वर्गाकार स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, तो हम समझ चुके हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है कि कोई भी ठोस है उसकी त्रिविम में 3D में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई कोशिका, ठीक है। इकाई कोशिका क्या होती है, देखिए मैंने इसमें क्रिस्टल जालक में रेड से हाईलाइट की हुई है इकाई कोशिका। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस इकाई कोशिका का रिपीटेशन करूं, तो रिपीटेशन करने से क्या है, मुझे होल क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इकाई कोशिका के रिपीटेशन करने से क्या होता है, क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। जैसे कि अपन अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यूनिट सेल जो है होती है ना, उसी प्रकार क्या है सॉलिड्स में भी क्या है, एक यूनिट सेल होती है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसे अपन डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, ठीक है, सबसे छोटा होना चाहिए भाग, जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। अगर मैं इसका रिपीटेशन करूँ ना, पुनरावृत्ति करूँ, तो क्या है, मुझे पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इकाई कोशिका। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इकाई कोशिका के पैरामीटर्स, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर होते हैं एक यूनिट सेल में। देखिए, तो यूनिट सेल में टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, ओके। इकाई कोशिका में 3 तो होती हैं हमारी बॉन्ड लेंथ, ओके। देखिए, जो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे A, B और C क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ है, ओके। और 3 है हमारे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम देख पा रहे हैं। देखिए, जैसे BC के मध्य कोण अल्फ़ा है, AC के मध्य कोण बीटा है और हमारा AB के मध्य कोण क्या है, गामा है, ठीक है। तो हमारी 3 तो बॉन्ड लेंथ है और 3 है हमारी बॉन्ड एक्सिस। नेक्स्ट, इस प्रकार इकाई कोशिका के कुल कितने पैरामीटर्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इकाई कोशिका के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इकाई कोशिका के प्रकार। देखिए, ये कंसेप्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो हम आगे चैप्टर नहीं समझ सकते, ठीक है। तो देखिए, इकाई कोशिकाएं जो होती है ना, वो टोटल 4 टाइप्स की होती हैं, ओके।
पहला है सरल या आध इकाई कोशिका। ठीक है, देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं ये एक सरल या आध इकाई कोशिका। अब आप समझिए इसको कि ये जो है समझाने के लिए इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जबकि एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में तो गैप होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये गैप वास्तव में नहीं है, हम समझाने के लिए क्या है हम इन्हें दूर दूर दिखाते हैं। बाकी देखिए ये एक्चुअल में ऐसे हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल भी गैप नहीं होता, दोनों सटे हुए रहते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब देखिए आप सरल या आध इकाई कोशिका में क्या है, आप देख रहे हो इस इकाई कोशिका या कोशिका में अवयवी कण किनारों पर स्थित होते हैं। आप देख पा रहे हो कि अवयवी कण जो है ना रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि हम दिखाने के लिए दूर करते हैं, बाकी एक्चुअलिटी में क्या है ये एकदम सटे हुए होते हैं। तो अगर हम ए निकालें, ए क्या है इसकी हम लेंथ निकालें, ओके डिस्टेंस निकालें, ए निकालें हम, तो आप ए देखिए, ए आपको पता है ये क्या हम इन्हें सर्किल माना हुआ है, और जैसे ही हम इन्हें सर्किल मानते हैं तो हम इनकी रेडियाई लेंगे। ठीक है, इनकी परिधि लेंगे। ओके, तो ए इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, एक की रेडियाई r है और दूसरे की r है, तो इज़ इक्वल्स टू 2r। ओके, नेक्स्ट है फलक केंद्रित इकाई कोशिका या एकक कोशिका। देखिए इसका पहले हमें शॉर्ट नेम याद करना है, FCC बोलते हैं इसे। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, चलो इसमें हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहले तो हमें स्ट्रक्चर दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी अवयवी कण हैं हमारे, ओके वो क्या है एक तो कॉर्नर्स पे है। ठीक है, कॉर्नर्स के अलावा क्या है जितने भी हमारे फलक हैं यानी फेसेस हैं। ओके, आप इमेजिन एक क्यूब को आप इमेजिन कर सकते हो। आप जानते हो कि किसी भी क्यूब को अगर आपके आसपास कोई क्यूब हो तो आप ले सकते हो और इमेजिन कर सकते हो, आपको बेटर समझ में आएगा। और क्यूब नहीं है ना तो आप जिस कमरे में बैठे हो ना आप उस कमरे को इमेजिन कीजिए। ठीक है, आपका कमरा जो है वो क्यूबिक है। ओके, अब जो भी कमरे के कॉर्नर्स देखो, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। ठीक है, फेस देखो, फेस का मतलब क्या है उसकी सतहें कितनी है कमरे में। देखिए एक तो ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, आपको 6 टोटल फेस दिखाई देंगे, फलक दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 6 फेसेस पे होते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें हम ए कैसे निकालेंगे। अवयवी कण कोनों पे होते हैं एवं फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं, और प्रत्येक जो फलक है उसके क्या बीच में आप कमरे में इमेजिन कर सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसी है। अब देखिए इसे हम ऐसे तो बोलेंगे इस तरीके से, मैंने बोला सटे हुए होते हैं। ठीक है, और एक फलक पे 4 होंगे। ठीक है, और उसके बीच में एक और आ गया तो टोटल 5 हो गए। अब देखिए इसके आने से क्या होता है, जैसे ही ये बीच में आएगा ना तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर 4 सटी हुई होती हैं और उनके बीच में हम किसी भी चीज़ को अगर लाएं तो क्या होगा, जो कॉर्नर्स वाले 4 हैं उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। देखिए एग्जैक्टली ये होता है। ओके, ये क्या है, जो कॉर्नर्स वाले चारों हैं हमारे पार्टिकल्स उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 2r। यहाँ पे a 2r के बराबर क्यों है, क्योंकि गैप आ चुका है एक्चुअलिटी में। ओके, अब देखिए इसे फिर हम a कैसे निकालें। अब हम देख सकते हैं a निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओके, हमने क्या किया, एक फेस ले लिया। ठीक है, मैंने एक फेस यहाँ आपके लिए निकाला हुआ है। ओके, हमें पता है इसके जो कॉर्नर्स हैं जो लेंथ है उनकी वो a है दोनों की। ओके, और जो इसकी सेंटर से जहाँ से मतलब फेस के बीच में से एक पार्टिकल्स जा रहा है, हम उस लेंथ को अगर लें तो उस लेंथ के अलोंग जो है 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे। एक तो पूरा बीच में आ रहा है वो फलक वाला, और 2 जो हैं कॉर्नर्स वाले जो हैं वो आधे आधे आ रहे हैं, यानी उनकी हम क्या लेंगे रेडियाई। टोटल रेडियाई कितनी हो गई हमारे पास, टोटल 4 हो गई। ओके, ठीक है, तो देखिए टोटल 4 हो गई, यानी हम कह सकते हैं पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। प्रमेय हमें आती है ये। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, हमारा जो एक कर्ण आया वो क्या आया, वो √2a आ गया, a² प्लस a² का। ठीक है, रूट ले लेंगे हम, √2a आया। ओके, तो देखिए तो √2a इज़ इक्वल्स टू 4r। 4r क्यों होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 1 r कॉर्नर वाले का,
दूसरे कॉर्नर वाले का दूसरा आर और जो सेंटर का है उसका क्या है, उसमें 2 आर रहेंगे, ठीक है। तो √2a इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 4r/√2, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम काय केंद्रित इकाई कोशिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। इसको हम समझते हैं, इसको आप समझिए। देखिए आप अगेन रूम को इमेजिन कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे। एक पार्टिकल आप बिल्कुल सेंटर में इमेजिन कीजिए रूम के, ठीक है। इमेजिन कर लिया आपने सेंटर में, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ओके। अब क्या है, अब हमें अगेन ए निकालना है ना। ए निकालने के लिए हमें क्या है, हमें रूम के सेंटर वाला जो है पार्टिकल्स उससे लाइन गुजारनी होगी। जैसे कि हमें पहले FCC के लिए निकालना था ना, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने पूरी एक फेस लिया था और उससे लाइन गुजारी थी। यहाँ पे पार्टिकल्स अगेन क्या है, रूम के सेंटर में है, तो मैं लाइन जो है वो सेंटर से गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए आप इमेजिन कर पा रहे हो, मैंने ये सेंटर से लाइन गुजारी हुई है, ओके। तो देखिए आप बिना इमेजिनेशन के इसे नहीं समझ पाओगे, आप इमेजिन करके ही इसे समझ सकते हो, है ना। आप इमेजिन करिए। तो ये कॉर्नर वाला आप किसी रूम के एक कॉर्नर को देखिए, ए हो गया, ठीक है। अभी जो फेस है मैंने अभी निकाला था वो क्या है, √2a निकाला था मैंने अभी, तो वो √2a हो गया, ओके। अब जो सेंटर वाला है जहाँ से लाइन जा रही है वो मुझे लेना है, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे लिए ये सेंटर वाली लाइन जो है वो कर्ण हो गई, ठीक है। और वो दोनों जो है वो आधार और लंब का कार्य करेंगे मेरे लिए, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली मैं इसे बना देती हूँ ये। अब यहाँ कंडीशन ये होगी, ओके। एक तो a है, एक √2a है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, मेरे जो सेंटर वाली लाइन जो है वो √3a आएगी। तो √3a इज इक्वल्स टू 4r, ओके। 4r क्यों होगा वो तो पता ही है कि सेंटर में क्या है, अगेन वही कंडीशन है, 3 है पार्टिकल्स, ओके। तो a इज इक्वल्स टू 4r/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हम इन्हें डायरेक्टली याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी समझ में भी आना चाहिए कंसेप्ट। तो जो सरल या आद्य इकाई कोशिका होती है उसके लिए a इज इक्वल्स टू 2r होता है। फलक केंद्रित या FCC के लिए a इज इक्वल्स टू 4r/√2 होता है। और काय केंद्रित इकाई कोशिका के लिए a इज इक्वल्स टू 4r/√3 होता है। नेक्स्ट है एकक कोशिका में कणों की संख्या। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो आप पहले समझिए। देखिए कणों की संख्या निकालने के लिए क्या है, पहले हमें योगदान निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या है कि एक इकाई कोशिका में कणों की संख्या निकाल रहे हैं, ना कि ठोस में हो गई, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को, इसके योगदान की ज़रूरत कैसे पड़ गई। देखिए आप इसे इमेजिन कीजिए इस इकाई कोशिका को, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसमें। तो देखिए ये कोई भी कण आप देख लीजिए जो कि हाईलाइटेड है इकाई कोशिका, उसमें देखिए आप एक जो कण है ना वो एक इकाई कोशिका का ही पार्ट नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सेंटर वाले जो है कण उसको देखिए, जो सेंटर वाला कण जो है ना वो यहाँ पे कितनी इकाई कोशिकाओं का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। देखो 4 तो ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, देख रहे हो, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल सेंटर वाला जो कण है वो 8 इकाई कोशिकाओं का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें एक इकाई कोशिका में कणों की संख्या निकालनी है तो क्या हमें कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा ना, उसका योगदान क्या है, ठीक है। और उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए योगदान की आवश्यकता पड़ी। अब आप देखिए, अब इसे हम समझते हैं, ठीक है, कि योगदान कितना कितना होगा निकालने के लिए। अब देखिए कोई भी कण अगर कॉर्नर में है ना, तो उसका योगदान क्या होगा, 1/8। देखिए 1/8 कैसे होगा इसका योगदान, 1/8। देखिए समझाती हूँ आपको। देखिए मान लो ये कॉर्नर पे है, इसी को आप देख लीजिए, जो सेंटर वाला है उसको देखिए आप, बिल्कुल सेंटर पे जो है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, सेंटर पे जो, ठीक है। अब ये जो है कॉर्नर पे है और 8 यूनिट सेल का पार्ट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही तो हो गया, ठीक है। ऐसे हम सारे जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके साथ सेम कंडीशन है और सबका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन फलक पे, ठीक है। फलक पे 1/2 होगा, ठीक है। टोटल फलक 6 होते हैं हमारे, ठीक है। 1/2 कैसे हुआ, आप इमेजिन यहीं से करवाती हूँ, आप इमेजिन करिए, या आप रूम से भी इमेजिन कर सकते हो आराम से इजीली। रूम के सेंटर में एक आप एटम सोचिए और इमेजिन कर सकते हो। देखिए आप देखिए, मान लो कि ये फेस है, ठीक है। किसी भी फेस को देख लीजिए, अगर फेस पे कोई भी हम पार्टिकल रखें
तो वो पार्टिकल जो है वो टोटल 2 के कांटेक्ट में ही आएगा, टोटल 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा। और 2 के कांटेक्ट में आए ना, इसलिए अगर हमें एक का कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम 1/2 बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारे फलक पे होगा उसका 1/2 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है किनारे। किनारे 12 होते हैं टोटल, आप रूम में देख लेना, किनारे आपके 12 आएंगे, ठीक है। टोटल देखिए आप गिन सकते हो, टोटल किनारे जो हैं वो 12 हैं। और अगर कोई भी पार्टिकल किनारे के बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है, आप सेंटर में देखिए, किनारे के सेंटर में, ठीक है, तो किनारे के सेंटर में क्या होता है, आपका कोई भी पार्टिकल हो तो वो टोटल 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और वो टोटल 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है काय केंद्र। अगर कोई इकाई कोशिका के केंद्र में ही है तो उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा होगा ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 योगदान, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट है पहला हम देखते हैं सरल या आद्य इकाई कोशिका में कणों की संख्या निकालना, ठीक है। पहले मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ओके, आप देख सकते हो। तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सरल या आद्य इकाई कोशिका में टोटल पार्टिकल्स 8 है, ठीक है। और एक पार्टिकल का योगदान क्या है, 1/8 है। तो टोटल 8 पार्टिकल्स का योगदान कितना होगा, 1/8 × 8 = 1, ठीक है। तो सरल या आद्य इकाई कोशिका में कणों की संख्या कितनी होगी, एक अवयवी कण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, एक अवयवी कण। नेक्स्ट है फलक केंद्रित इकाई कोशिका, ठीक है। अगला है हमारा फलक केंद्रित इकाई कोशिका। इसमें हम देखते हैं फलक केंद्रित इकाई कोशिका में FCC। देखिए हमने ड्रॉ पहले किया हुआ था, तो देखिए 8 कण तो हमारे कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। तो 8 अवयवी कणों का योगदान 1/8 × 8 = 1। और इसमें फलक कितने हैं, फलक टोटल 6 हैं। और एक फलक पे योगदान क्या है, 1/2 है। तो 6 अवयवी कणों का योगदान = 1/2 × 6 = 3, ओके। तो अतः FCC में कुल अवयवी कण हमारे कितने हो जाएंगे, 4, क्लियर। नेक्स्ट है काय केंद्रित इकाई कोशिका हम देखते हैं। तो इसमें 8 अवयवी कण तो क्या है, हमारे कॉर्नर्स पे है, एक अवयवी कण हमारा सेंटर पे है। तो कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/8 × 8, 1, ओके। और केंद्र में स्थित अवयवी कण का योगदान पूरा होता है। अतः BCC में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे हमारे, 1 + 1 = 2, ओके। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। देखो इसमें अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, एक तो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे, ठीक है। जैसे कि किन्हीं भी 2, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या मैंने इन दोनों पे दिखाया हुआ है, ओके। तो कॉर्नर्स पे जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8 × 8 = 1, ओके। और जो अपोजिट फेसेस पे क्या है, 2 ही हो जाएंगे। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2 × 2 = 1। अतः FCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 2, ठीक है। तो इन्हें क्या है, अगेन मैं बोलूँगी कि इन्हें हमें क्या है, डायरेक्टली याद करना चाहिए, ओके। तो हमारा जो सिंपल क्यूबिक होता है सरल या आद्य इकाई कोशिका में 1 है, ओके। FCC में कितना है हमारा, FCC में है हमारे 4 और BCC में हमारे 2 हैं। अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में ECC में कितने हैं, 2। अब एक न्यूमेरिकल, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में है एक यौगिक AB के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनती है। इसमें परमाणु A कॉर्नर पर है एवं परमाणु B फलक के केंद्र में स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में ना आए तो कंपटीशन एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप समझिए इसे। तो यौगिक में पार्टिकल्स 2 टाइप के हैं, एक तो A है, एक B है। A जो है वो ओनली कॉर्नर्स पे है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 × 8 = 1, ओके। B जो है ओनली फेसेस पे है, ओके। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2 × 6 = 3। तो अगर हमें इसका सूत्र देना होगा तो क्या देंगे हम, A तो सिंगल आ गया तो A आ गया, ओके। और B जो है वो 3 है तो AB 3, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, ठीक है। यानी क्रिस्टल तंत्र जो है वो टोटल
कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देती हूँ मैं पहले ही। वो क्वेश्चन ये है कि ब्रेविस क्रिस्टल जालक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ओके, क्वेश्चन ये आता है, या फिर सिंपली बोल देगा कि क्रिस्टलीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 14, ठीक है, 14 प्रकार के होते हैं। ओके, चलो पहले से समझ लेते हैं। देखिए इकाई कोशिका के पैरामीटर टोटल 6 थे, मैंने बताया अल्फ़ा बीटा गामा ABC। ओके, तो क्रिस्टल तंत्र जो है टोटल हमारे इनके आधार पे 7 प्रकार के होते हैं। मैं इकाई अगर आपसे बोले कि ब्रेविस क्रिस्टल जालक कितने होते हैं या क्रिस्टल जालक होते हैं तो होगा आंसर 14। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टलीय तंत्र, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर आपका होगा 7। अब देखते हैं इसे। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जिस सिस्टम से मैंने ये लिखा है ना आपको उसी सिस्टम से याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि क्यूबिक को नीचे ले जाते हैं, विषम लंबाक्ष को ऊपर ले आते हैं, नहीं, आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो देखिए पहले तो ये ट्रिक है, आपको ये ट्रिक जैसे भी आप भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओके, CT और HMT ये आपको याद रखना है, CT और HMT, पहले CT और HMT। ओके, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहाइड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लाइनिक, T फॉर ट्राइक्लाइनिक। ओके, अब हमारा मीडियम हिंदी है तो हम हिंदी में देख लेते हैं। ओके, बाकी ऐसा कुछ है नहीं हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि क्या है आपको दोनों टर्म आनी चाहिए चाहे आप लिखो हिंदी में। ओके, ओके, अब देखो टेट्रागोनल में क्या चतुष्फलकीय बोलते हैं इसे। ओके, ऑर्थोरोम्बिक को विषम लंबाक्ष बोलते हैं, रोम्बोहाइड्रल का एक और नाम होता है, ठीक है, ट्राइगोनल भी बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोणीय। हेक्सागोनल को षटकोणीय बोलते हैं, मोनोक्लाइनिक को एक नताक्ष बोलते हैं, ट्राइक्लाइनिक को त्रिनताक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे याद करने के लिए इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन लेनी है, उसमें ड्रॉ करना है A = B = C। ओके, आपको टोटल 7 में ऐसे ड्रॉ करना है पहले, ठीक है। आप एक कॉपी पेन लो और ड्रॉ करो पहले, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको क्या है, आपको जो आपका राइट हैंड साइड है उससे काटते जाना है। जैसे कि मैंने क्या है पहले B और C के बीच में काटा, ओके, फिर मैंने क्या है अगले वाले में क्या दोनों को काट दिया। ये पैटर्न चलेगा नीचे तक। देखो पहले में क्या है तीनों बराबर है, दूसरे वाले में क्या है BC के बीच में काट दिया यानी BC बराबर नहीं है, तीसरे में क्या है मैंने तीनों को काट दिया यानी तीनों बराबर नहीं है, चौथे में क्या है पहला वाला पैटर्न होगा। ओके, A = B = C। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है वही राइट हैंड साइड से काटूंगी BC को, फिर क्या है दोनों काट दिए और लास्ट में क्या है लास्ट वाला जो है उसमें भी आपको दोनों काटने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सिस्टमेटिक ढंग। ओके, तो इसमें क्या है पहले आपको सारे लिखने हैं, लिखने के बाद क्या है आपको काटते हुए जाना है, ठीक है। तो ये पैटर्न चलेगा, पहले क्या तीनों को बराबर रखना है, फिर BC को काटना है, फिर दोनों को काट देना है, फिर क्या तीनों को बराबर रखना है, BC को काटना है, फिर दोनों को काटना है और लास्ट वाले में तो आपको काटना ही है दोनों। ओके, अब हम चलते हैं, देखो अक्षीय कोण देखते हैं हम। ओके, तो पहला वाला क्या है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, उसमें क्या है अक्षीय कोण भी बिल्कुल बराबर होंगे और तीनों जो है वो 90 के बराबर होंगे। जैसे A = B = C = 90 डिग्री। ओके, अब इसमें सिस्टमेटिक कैसे है कि जो ऊपर वाले तीनों है ना उसमें सेम ही रहेंगे ये अक्षीय कोण, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है और वो 90 के बराबर है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणीय यानी रोम्बोहाइड्रल, ठीक है, ट्राइगोनल। उसमें क्या है तीनों तो बराबर हैं पर तीनों जो है वो 90 के बराबर नहीं है। ओके, तो ये इसकी नेक्स्ट है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं हेक्सागोनल पे, षटकोणीय पे। षटकोणीय में क्या है आपको एक एंगल जो है वो 120 डिग्री ले लेना है, ठीक है, 120 डिग्री ले लेना है एक एंगल आपको। तो क्या है गामा = 120 और अल्फ़ा = बीटा = 90। ओके, तो आपको ये ऐसे आपको ये दिमाग में रखना है कि षटकोणीय जैसे ही आएगा उसमें एक एंगल जो है 120 रखना है। 120 रखने के बाद क्या है बाकी रिमेनिंग जो उसमें तो सेम पैटर्न ही चल रहा है वो क्या है आपके 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोनोक्लाइनिक। मोनोक्लाइनिक में क्या है
जो ऊपर वाला पैटर्न है वही है, पर क्या इसमें आपको क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 तो रहेगा, पर इसमें गामा इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री करना है। ठीक है, आपको गामा क्या है वो 90 डिग्री नहीं करना है। ओके, ये 90 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है त्रिनताक्ष में, तो आपको क्या, आपको सब कुछ काटना है, क्योंकि मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्लास है, यानी इसमें कोई भी सममितता आपको नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो आपने पहले भी तीनों काटे थे, यानी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फ़ा बीटा गामा भी क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है और ना ही 90 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या है, पीछे जाके दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हो। अब देखिए, अब इकाई कोशिका में संभावित प्रकार, यानी जो भी आपकी क्रिस्टल क्लासेस है ना, ये क्रिस्टल तंत्र जो है, इनमें कौन कौन सी इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं। पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है सरल या आधे इकाई कोशिका, जिसमें पार्टिकल्स जो है ओनली कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक में क्या है, पी, बीसीसी, एफसीसी 3 टाइप के। ठीक है, और ये आपको याद करना। तो देखिए, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ आपको सारे पी पहले लिख लेने हैं सब में। ओके, फिर आपको तीसरे वाले को देखना है, विषम लंबाक्ष को। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में सभी प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर क्या है, विषम लंबाक्ष। ओके, देखिए इसमें पहले आपको चारों टाइप की लिख लेनी है, पी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। ओके, उसके बाद क्या है, आपको जो सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट यानी मोनोक्लाइनिक, उसमें ईसीसी आएगी। ओके, और आपको पहली, दूसरी, तीसरी, उसमें क्या, पी बीसीसी, पी बीसीसी, पी बीसीसी, तीसरी तो उसमें तो चारों आने ही हैं, है ना, और पहली में क्या है, पी बीसीसी, एफसीसी। तो आपको क्या है, ये अपने हिसाब से चीज़ें दिमाग में सेट करके और याद करनी है। ओके, देखिए ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम में या आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं। देखिए पहला है आद्य इकाई कोशिकाएं। आपसे अगर पूछे ये आपके क्रिस्टल तंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 7 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल तंत्र। ओके, और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, या ब्रेबेज क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सी क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल क्लास जो है वो सर्वाधिक सम्मित होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, घनीय। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सी क्रिस्टल क्लास जो है सर्वाधिक असम्मित होती है। ठीक है, यानी मोस्ट एसिमेट्रिक होती है। आंसर क्या होगा, देखो आपको दिख रहा है लास्ट वाली जो, उसमें कुछ भी इक्वल्स नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, यानी त्रिनताक्ष इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, चारों प्रकार की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पहले आप समझें, वीडियो को रिपीट करके समझ में नहीं आए तो ओके, उसके बाद आप क्या ऐसे याद करें, लर्न करें, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट्स हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।